हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर ये हमारी सीरीज चल रही है जिसको हम लूसेंट जी के बुक से कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्पेस प्रोग्राम को लेकर एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वो रहेगा भारतीय परमाणु अनुसंधान यानी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और इसको लगभग 2 वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने स्पेस प्रोग्राम के बारे में A to Z कवर किया है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा के बारे में देना चाहता हूं। पढ़ाई करने के साथ साथ हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो परमाणु ऊर्जा जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, मानव विकास और मानव विनाश दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मानव को एक पल में, एक सेकंड में तबाह कर सकती है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा आज न्यूक्लियर एनर्जी से ही है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनके बारे में आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिव तत्व जिनको बोल दिया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, ये ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका विखंडन करके हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें क्या ऐसी खास बात होती है? ये सभी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये लगातार जो है अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, एमिट करते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें इतनी खतरनाक किरणें होती है जो मानव के अंदर से आर पार हो जाती है, और ये जब एक साथ विस्फोट होती है तो आसपास के एरिया को बुरी तरह तबाह कर देती है, जिसकी घटना जापान में हुई थी, उसके बारे में आप सुन चुके होंगे। अब जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसे न्यूक्लियर एनर्जी जो प्राप्त की जाती है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल वे से यूज करते हैं तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और हमने उसको फिजिक्स की सीरीज में भी कवर किया है। अगर इस चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाती है। अगर हम इसको अनकंट्रोल्ड वे से यूज करते हैं, इस पे हम कोई नियंत्रण मानव का इस पर अगर नहीं होता तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, जिनका यूज मिसाइल बनाने में, परमाणु बम बनाने में किया जाता है, कुल मिला के मानव विनाश के लिए किया जाता है। अगर हम इसको कंट्रोल वे से यूज करते हैं तो इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? हम इसका यूज हम उद्योगों के लिए, चिकित्सा के लिए, कृषि के लिए, मानव जाति के विकास के लिए कर सकते हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इसका थोड़ा इतिहास भी हम पढ़ लेते हैं। मानव विनाश के लिए इसका सबसे पहले यूज कब किया गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है? जुलाई 1945 में यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ओपेनहीयर, जिसने पहली बार परमाणु बम बनाया था। जुलाई 1945 में बनाए गए इन बमों का यूज यूएसए ने, अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर। 1945 में इनको बनाया गया और 1945 में ही इसका यूज कर लिया गया, जिससे जापान अभी तक सही से उभर नहीं पाया है। और ऐसा करके यूएसए जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट वे स्टेट या वे कंट्री होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1949 में यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने यानी कि रशिया ने भी न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया और फिर वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद 1950 से 60 के बीच में यूएसए ने, यूएसएसआर ने, उनके साथ फिर फ्रांस ने और यूके ने यानी कि इंग्लैंड ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए और बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। फिर इन सभी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा मिल गया। फिर बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया का जो पड़ोसी देश है चाइना, जिसके बारे में आपको पता होगा कि चाइना जो है हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा है, इंडिया का एंटी रहा है। उसने भी 1964 ईस्वी में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस प्रकार से 5 कंट्री, कौन कौन से? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, 5 ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्री बन गए। 1968 में ये एक नीति लेकर आए, एक पॉलिसी लेकर आए, जिसके अनुसार कोई भी देश परमाणु का प्रसार नहीं करेगा, जिसका नाम था एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि।
परमाणु अप्रसार संधि वर्ल्ड में सभी देशों ने इस पर साइन किया हुआ है कि वे न्यूक्लियर एनर्जी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसका प्रसार यानी कि इसमें कोई प्रोग्रेस भी नहीं करेंगे। सिर्फ 5 देशों ने संधि पर साइन नहीं किया है, उसमें पहला तो आता है इंडिया। इंडिया ने क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना एक वेपन कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, उसको देखते हुए इंडिया ने इस संधि पर साइन नहीं किए। इंडिया ने साइन नहीं किए तो पाकिस्तान ने भी इस संधि पर साइन नहीं किया है, क्योंकि उसको खतरा भारत से है, इसलिए भारत और पाकिस्तान ने इस पर साइन नहीं किए। तीसरा देश आ जाता है इजराइल। इजराइल जो कि एशिया का ही कंट्री है और उसके चारों तरफ जो है अरब कंट्रीज है जो लगातार उस पर प्रेशर बढ़ा के रखते हैं और उसको खत्म करना चाहते हैं और उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं। तो उनके बीच में, इजराइल और अरब कंट्री के बीच में हमेशा खटपट चलती रहती है। तो उन सब से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए। और 2 और देश आ जाते हैं। एक आ जाता है नॉर्थ कोरिया, जिसने पहले इस संधि पर साइन किए थे, लेकिन जब जिम योंग किंग इस देश के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी इस संधि से अपना नाम वापस ले लिया और नॉर्थ कोरिया भी अब परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। 5वां देश आ जाता है दक्षिणी सूडान। तो ये 5 देश, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, इन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए। 1974 ईस्वी में फिर इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया। और फिर 1975 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे, जो देश सदस्य होंगे, वो ही आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत इसका भी हिस्सा नहीं है और आज के टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन के 48 कंट्री सदस्य है। फिर 1996 में एक सीटीबीटी ट्रीटी आई जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अनुसार जो है न्यूक्लियर का किसी भी तरह से यूज नहीं किया जाएगा, ना तो मानव विकास के लिए और ना ही मानव विनाश के लिए। ना तो इसका मिलिट्री यूज होगा और ना ही इसका सिविलियन यूज होगा। 1998 में इंडिया ने 5 परमाणु बमों का टेस्ट किया, 11 मई और 13 मई 1998 में। पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने कब किया था? 1974 में। और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 1998 ईस्वी में। मई 1998 में ही पाकिस्तान ने भी 6 न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया। इन देशों को फिर वर्ल्ड लेवल पे काफी नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली इंडिया को काफी लॉस हुआ, जिसके बाद जो है 2003 में यूएनओ ने इंडिया के साथ एक संधि की। वाजपेयी की सरकार में इस परमाणु नीति को अपनाया गया, जिसके अनुसार नो फर्स्ट नो यूज की पॉलिसी इंडिया पर लागू हुई। परमाणु बम का कभी भी पहले यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश उसके देश पर परमाणु अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, रिप्लाई में इंडिया जो है देश पर काउंटर अटैक करेगा और ये अटैक बहुत ही खतरनाक होगा। तो ये थी हिस्ट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, न्यूक्लियर का जो यूज किया गया है वर्ल्ड लेवल पे। तो शुरू करते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जागिर बाबा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारत यात्रा प्रारंभ हुई। डॉक्टर होमी जागिर बाबा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। तो होमी जागिर बाबा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में स्थापना हुई। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत भी परमाणु ऊर्जा विभाग की निगरानी में शुरू हुई थी, लेकिन फिर 1962 में भारतीय अंतरिक्ष को लेकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इनकोस्पार, जिसका नाम बदलकर 1969 में क्या कर दिया गया था? इसरो। और इसरो 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग हो गई थी, उसका सब कुछ अलग था। फिर परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के जो भी कार्यक्रम होते हैं, यानी एक प्रकार से मान सकते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है।
परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यकाल के प्रशासन के अधीन है। न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट जो है प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अब हम देख लेते हैं परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बार्क, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्राम्बे मुंबई में स्थापित बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। परमाणु यानी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो भी रिसर्च किए जाते हैं, जो भी उसके लिए डेवलपमेंट की जाती है, उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है, वो सब कहां पर होती है? बार्क में, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। और ये कहां पर है? ट्राम्बे मुंबई में। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम, उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी बार्क में जो रिसर्च किए जाते हैं, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें परमाणु विद्युत कार्यक्रम है, यानी कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाएगा, बिजली उत्पादन में किया जाएगा, उस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। उद्योग और खनिज क्षेत्र की इकाइयों में उनके अनुसंधान के लिए, यानी कि रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाते हैं। कहां पे? बार्क में। इस केंद्र में उद्योग, औषधि, कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स के चिकित्सा उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। यानी इस केंद्र में क्या क्या किया जाता है? परमाणु ऊर्जा का उपयोग उद्योगों में किस प्रकार से किया जाए, औषधि बनाने में किया जाए, कृषि के क्षेत्र में कैसे कि उन्नत किस्म के बीज विकसित किए जाए, जो हमारी बंजर भूमि है उसको कैसे उपजाऊ भूमि बनाया जाए। रेडियो आइसोटोप्स, जिसका चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वे एलिमेंट्स जिनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 जिसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, I-131 जिसका उपयोग थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, कार्बन 14 के बारे में आपने सुना होगा। ये सभी क्या रेडियो आइसोटोप्स है। इस तरह के जो शांतिपूर्ण कार्य जो किए जाते हैं, मानव विकास के लिए किए जाते हैं, और ये सब कहां पर किए जाते हैं? बार्क में। नेक्स्ट आ जाता है प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्टर जिनका उपयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है उनको बोलते हैं जीरो पावर रिएक्टर। और रिएक्टर क्या होते हैं? रिएक्टर परमाणु भट्टी के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम बिजली उत्पादन जैसे कार्यों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खासतौर से किया जाता है। किसका? प्रायोगिक रिएक्टर जो होते हैं, जीरो पावर रिएक्टर जो होते हैं। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। एक साइरस तापीय रिएक्टर एक प्रकार का रिएक्टर जिसका नाम है साइरस तापीय रिएक्टर, जो कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित किया गया, और उसका मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट है ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप्स तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर यह एक प्रकार का रिएक्टर है जिसका उपयोग आइसोटोप को तैयार करने में किया जाता है, जिसका यूज हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कर सके। राइट साइड में एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि बार्क के अंदर, यानी बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर जो परमाणु रिएक्टर यूज होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है अप्सरा, दूसरा साइरस, तीसरा जर्लिना, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और ध्रुव रिएक्टर। ये रिएक्टर्स हैं जो बार्क में यूज किए जाते हैं, और साथ में इनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अप्सरा, यह बार्क का पहला रिएक्टर है जो कि 1956 में इसका यूज किया गया था, और इसकी पावर है 1 मेगावाट। दूसरा है जो साइरस है, उसका निर्माण वर्ष, उसकी जो स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी, और इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? 40 मेगावाट। और उसके बाद ये इस प्रकार से सबके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि इग्कार, जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। वर्ष 1971 ईस्वी में कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रिएक्टर है, उसके संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। तो फास्ट ब्रीड रिएक्टर एक प्रकार का रिएक्टर होता है जिसका यूज किया जाएगा विद्युत उत्पादन में। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लेगा। यानी विश्व का यह पहला ऐसा रिएक्टर होगा जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज ईंधन के रूप में यूज करेगा,
जिससे ये एनर्जी जनरेट करेगा और पावर प्रोडक्शन करेगा, बिजली का उत्पादन करेगा। फास्ट ब्रेड रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से यहाँ पर दी गई है। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है और ताप रिएक्टर की अपेक्षा विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। यानी इसमें श्रृंखला अभिक्रिया जो होगी उसको इस प्रकार से यूज करेगा ताकि इससे जो एनर्जी का उत्पादन होगा वो बहुत ही अधिक संख्या में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। यानी इसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो 60 से 70 गुना होगी जो नॉर्मल जो ताप रिएक्टर होते हैं। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। रेडियोधर्मिता मतलब इसमें जो रेडिएशन जो होगी वो कम मात्रा में होगी इसमें। यानी कि फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में सोडियम का उपयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का यूज किया जाता है। फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैपोसोडी रिएक्टर पर आधारित है। फ्रांस में एक रिएक्टर यूज किया जाता है रैपोसोडी रिएक्टर, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार ही फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर को तैयार किया जाएगा। तो ये थी फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर की विशेषताएं। अब हम पढ़ लेते हैं कामनी के बारे में, जो एक प्रकार का रिएक्टर है जिसका यूज यहाँ पर किया जाता है एक कार में। और बार्क में हमने कौन कौन से रिएक्टर पढ़े थे, अप्सरा, साइरस और उसके अलावा जर्लिना, पूर्णिमा और ध्रुव रिएक्टर। कामनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कल्पक्कम में जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसका संक्षिप्त, उसमें जो रिएक्टर यूज किया जाता है उसका नाम है कामनी। कामनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू किया था। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। वही कामनी रिएक्टर में थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। यूरेनियम और प्लूटोनियम हमारे देश में बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन थोरियम जो है सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। अगर यूरेनियम की बात करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में यानी 1% से भी कम इंडिया के अंदर मिलता है, लेकिन जो थोरियम है वो वर्ल्ड का 25% इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का विकास किया जा रहा है ताकि हमारे देश के अंदर परमाणु ऊर्जा का ज्यादा यूज किया जा सके। तो यही खास बात है कि बाकी जितने रिएक्टर है उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कामनी रिएक्टर में थोरियम का यूज ईंधन के रूप में होगा। स्मरणीय है कि कामनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर होगा। यानी कि ये थोरियम का यूज करके यूरेनियम का उत्पादन करेगा। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। किसके द्वारा, कामनी रिएक्टर के द्वारा। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेगा जिसमें फिंगरप्रिंट से मैच करके चोरों को पकड़ा जा सके, अपराधियों को पकड़ा जा सके। नेक्स्ट आ जाता है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि स्कैट। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये भी बार्क और इकार की तरह एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में इंदौर में हुई थी। इसमें स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेसर व तवरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। लेसर यानी कि लेजर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। लेजर अक्षर का समूह का निर्माण, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है लेजर की, LASER, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यानी इसमें जो है रेडिएशन का उत्सर्जन होगा जो प्रकाश के रूप में ट्रेवल करेगा। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है, रेडिएशन एनर्जी को एमिट किया जाता है, वो एक वर्णीय प्रकाश के रूप में होगी। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडर मेमैन के द्वारा 1960 में की गई थी। लेजर की खोज कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। और 1964 ईस्वी में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया था। नेक्स्ट आ जाता है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है VECC और जिसकी फुल फॉर्म होगी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों की विभिन्न सत्रों से होने वाली सतही से उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। ये जो केंद्र है इसमें
परमाणु रसायन और परमाणु भौतिकी के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं, और साथ के साथ रेडियो समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इसकी में रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए और कौन सी इकाइयां और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर काम करती है वो यहाँ पर बताई गई है। लेफ्ट साइड में उनके नाम दिए गए हैं और राइट साइड में उनका हेडक्वार्टर यानी उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि पहला परमाणु पदार्थ निदेशालय वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। दूसरा है गुरु जल बोर्ड, वो कहाँ पर है? मुंबई में। तीसरा नाभिकीय ईंधन परिसर, वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मुंबई में। और लास्ट आ जाता है विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, जो कहाँ पर है? मुंबई में। ये कुछ इकाइयां जो परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए कार्य करती है। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने भारत की जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो हमने कवर किया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत के अंदर इसकी शुरुआत कैसे हुई, और वर्ल्ड लेवल पे परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से अभी तक किया गया है, उसकी सारी हिस्ट्री हमने आज की वीडियो में कवर की है। आज की वीडियो में आपको किसी प्रकार का डाउट है, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। और मेरा चैनल जीके एजुकेट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को लेकर बनाया गया है उसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम परमाणु परीक्षण के बारे में, यानी कि परमाणु परीक्षण जो इंडिया के अंदर किए गए हैं, पोखरण टेस्ट, पोखरण जो कि जैसलमेर में एक जगह है जहां पर परमाणु टेस्ट भारत ने किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ जो बिजली उत्पादन इंडिया के अंदर किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम कवर करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के थ्रू अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ के साथ अच्छे पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।